अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम इन्वर्स स्केयर लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। इन्वर्स स्केयर लॉ एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर, क्योंकि इन्वर्स स्केयर लॉ का हम यूज़ करते हैं केपलर्स लॉ के अंदर, और केपलर्स लॉ का एक अलहदा ही रोल है क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर। तो केपलर्स लॉ को डिस्कस करने से पहले या उसको समझने से पहले हमें इन्वर्स स्केयर लॉ के बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए, तभी हम केपलर्स लॉ को प्रूव कर सकेंगे। केपलर सर ने हमें टोटल 3 लॉज दिए थे। उन 3 लॉज को हम नेक्स्ट लेक्चर्स में 1 बाय 1 करके ज़रूर डिस्कस करेंगे। उससे पहले बात करते हैं कि इन्वर्स स्केयर लॉ क्या होता है। सो इसकी मेन स्टेटमेंट होती है हमारे पास, टू फाइंड एन ऑर्बिट अंडर एन इन्वर्स स्केयर लॉ ऑफ फोर्स। सो इसको स्टार्ट करते हैं। तो कैलकुलेशन इसमें थोड़ी सी लेंथी है मैथमेटिकल, उसको बड़े ध्यान से समझना है ताकि उसकी अच्छी सी समझ आ जाए। तो उससे पहले जो हमने जो थ्योरी थोड़ी बहुत लिखनी है या डिस्कस करनी है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इन 3 डायमेंशनल मोशन इज़ that of a mass moving under the action of a central force that is varying inversely proportional to the square of the distance from the center. As an example, the gravitational force between two masses m1 and m2 having distance r is given by, हमें पता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स वो इस चीज़ के बराबर होती है। इसको हम क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 1। If m1 is very very greater than m2, then m1 will be at rest and m2 is attracted. So लेट कर लेते हैं यहाँ पे कि ये जो जी m1 है, ये जो टर्म है हमारे पास, इसको हम लेट कर लेते हैं u के इक्वल, और ये जो m2 है इसको हम लेट कर लेते हैं m के इक्वल। ठीक है, जब इसकी सब्स्टिट्यूशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में तो हमारे पास कुछ ये फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ये जो म्यू एम है इसको हम लेट कर लेते हैं k के इक्वल। जब इसको k से रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, hence the magnitude of central force of in inverse square law is given by, so in inverse square law में central force का जो मैग्नीट्यूड है वो किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, हमारे पास इस चीज़ के बराबर है। यानी कि ये हमारे पास सेंट्रल फोर्स की वैल्यू आ गई है इस इन्वर्स स्क्वायर लॉ के अंदर। इसको हम क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 2। नाउ कंसीडर एन इक्वेशन ऑफ मोशन इन सेंट्रल फोर्स इज गिवन बाय। अब सेंट्रल फोर्स में एक इक्वेशन हम कंसीडर कर ले, लास्ट लेक्चर में हमने इसको ड्राइव किया था। ठीक है, मोशन वाले लेक्चर में, तो ये आई थिंक वही इक्वेशन यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। तो इसको अच्छे से अब समझना है ध्यान से यहाँ पे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स आ रहे हैं यहाँ पे, तो इनकी अगर मैथ की समझ आ गई तो ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमने लास्ट लेक्चर में इक्वेशन को ड्राइव किया था मोशन वाले में। इसको आप दोबारा से उस लेक्चर को अगर देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाएंगे और मोशन वाला जो लेक्चर है उसको देख लेंगे। सो यहाँ पर देखें, ये थीटा इधर प्लस है तो सिंपल इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो बाकी सारी टर्म क्या रहेगी, सेम एज इट इज़। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास जो m है इसको हमने अंदर मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे बाहर हमारे पास m है, अंदर है हमारे पास स्केयर रूट है, तो डेफिनेटली हमें m स्केयर को अंदर जब हम इसको लेके जाएंगे यहाँ पे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, m स्केयर जाएगा, क्योंकि वो स्केयर और अंडर रूट कैंसिल आउट होकर फिर दोबारा हमें बाहर m मिलेगा। ठीक है, तो जब m स्केयर जाके अंदर मल्टीप्लाई होगा ना इन टर्म्स से, तो एक m उस m स्केयर से कैंसिल आउट हो जाएगा, पीछे सिर्फ हमारे पास क्या रह जाएगा, सिंगल m। वहाँ से हमें मिलेगा यहाँ पे 2m। जब 2m को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे e के साथ तो वो बन जाएगा हमारे पास 2me। जब इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2m को तो वो 2m नीचे वाला ऊपर वाले 2m से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो उसके नीचे हमारे पास कौन सी फॉर्म रह जाएगी, सिर्फ ये वाली चीज़। और जब वो जो 2m है जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो इस स्टेप को आप लोगों ने बड़े ध्यान से समझना है। मैंने बिल्कुल स्टेप वाइज आपको समझाया है। यहाँ पे आई थिंक एक स्टेप करना चाहिए था लेकिन वो आई थिंक मैं नहीं करा, तो उसको बहरहाल मैंने बता दिया है कि करना किस तरह से। ठीक है, तो उसको आप इसको ध्यान से करिएगा। सो नेक्स्ट देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो स्क्वायर रूट है इसको हमने यहाँ पे 1/2 की यानी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। इसको हम क्या देते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सिंस द पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद सेंट्रल फोर्स इज डिफाइंड एज, जो पोटेंशियल एनर्जी है सेंट्रल फोर्स से एसोसिएट करती है वो इस चीज़ के बराबर होती है। इसको हम, ठीक है, यहाँ से हमें FR की हमारे पास वैल्यू है -K/r², ये हमारे पास इस चीज़ के बराबर आ गई। ठीक है, जब हम इसको इंटीग्रेट, इसको ये जो माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे। ठीक है, जब हम इसकी इस फंक्शन की जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये वाली टर्म रह जाएगी। इसको हम क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है स्टूडेंट, सो इसको हम पुट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास ये थी, ये हमारे पास था, उसकी जगह पे हमने इसकी वैल्यू पुट कर देनी है VR की इस जगह के ऊपर। ठीक है, तो वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास कुछ ये वाली फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, यानी कि ये वाली हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी है। अब यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे हमने इसको प्लस फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है,
तो अब देखिए नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं। अब ये जो ऊपर वाला एल था, जब हम इसको नीचे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, यानी कि बटे के बटे में आ जाएगा। तो ये हमने इसको कर लिया, ठीक है। तो अब देखें हम ये जो एल है इसको जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी एल स्केयर की ही फॉर्म में अंदर मल्टीप्लाई होगा जाके। तो डिनोमिनेटर्स में जाके हमने एल स्केयर्स को मल्टीप्लाई कर दिया, इस फैक्टर में वो एल स्केयर इस एल स्केयर से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी स्टेप ध्यान से करना है। इसको हम नेक्स्ट इक्वेशन का नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4। यहाँ पे कुछ चीज़ें सब्स्टिट्यूशन करनी है, हमने लेट कर लेते हैं कि 1/r इज इक्वल टू यू या फिर u इज इक्वल टू 1/r। इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, वो हमारे पास ये फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम अगर डी यू की वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये उधर जाकर यहाँ पे मल्टीप्लाई हमने इसको कर दिया, ठीक है। और यहाँ से अगर हमने डी आर की वैल्यू निकालनी हो तो वो हमारे पास ये आ जाएगी, ठीक है। तो एक हमारे पास ये वैल्यू है जिसको हमने ए का नाम दे दी, एक वैल्यू हमारे पास ये है जिसको हमने बी का नाम दे दी। इन दोनों वैल्यूज़ को हमने यूज़ करना है यहाँ पर। डी आर की जगह पे हमने उसकी वैल्यू ये वाली पुट कर देनी है, ठीक है, ये वाली। और साथ में हमने u की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। देखिए हमारे पास जो ये वाली जो वैल्यू है, ठीक है, u की 1/r की जगह पे हमने u पुट कर देना है, ठीक है। 1/r देखिए यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर भी आ रहा है, तो इनकी जगह पे हमने इनकी वैल्यू को u को पुट कर देना है, ठीक है। जब हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो हमारे पास कुछ ये वाली फॉर्म आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। तो ये वाली फॉर्म आ चुकी है हमारे पास। तो अब हम नेक्स्ट इसमें देखें हम क्या कर सकते हैं। ये जो आर स्केयर है, जब हम आर स्केयर को इसको जब हम क्या नाम इसका, ये जो आर स्केयर से यहाँ पे हमने इसको कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। ये जो आर स्केयर आपस में दोनों कैंसिल आउट हो चुके हैं। तो पीछे हमारे पास ये चीज़ रहेगी, इसको हमने इक्वेशन नंबर 6 का नाम दे दिया, ठीक है। सिंस अब इसको मज़ीद में एक फार्मूले के मुताबिक हम इसको सॉल्व करेंगे। सिंस वी नो दैट ये एक हमारे पास एक फार्मूला होता है dx अंडर ओवर स्केयर रूट a + 2bx - c स्केयर, ये हमारे पास इस चीज़ के बराबर होता है, ठीक है। अब इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए हमने यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। बाई कंपेयरिंग 7 एंड 7, तो यहाँ पे इन दोनों इक्वेशंस को हमने कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद हमें देखिए कौन सी वैल्यूज़ भला मिलती हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास ये जो a है, ठीक है, ये देखिए हमारे पास a है ना, a की जगह पे यहाँ पे देखिए कौन सी टर्म आ रही है, ये। तो इसका मतलब है a की वैल्यू क्या हमें मिल चुकी है, ये वाली वैल्यू मिली है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 2bx, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो x है हमारे पास वो किसके बराबर है, u के बराबर आ रहा है ना। यहाँ पे देखें u है, यहाँ पे हमारे पास x है, तो ये चीज़ आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 2bx है, यहाँ पे b देखिए हमें फिर किस चीज़ के बराबर मिल सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो u है x की जगह पे ये 2 वाला, और b पीछे क्या रह गया, mk/l स्केयर। ये हमें किसकी वैल्यू मिल गई है, b की वैल्यू मिल गई है, तो ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं b = mk/l स्केयर। इसी तरह यहाँ पे देखिए हमारे पास c x स्केयर है, यानी कि x स्केयर का यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, c है। और यहाँ पे देखें u स्केयर का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, जो कि लिखा नहीं हुआ। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें c की वैल्यू कितनी मिलती है, 1, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 सब्स्टिट्यूशंस आ चुकी हैं, ये 4 सब्स्टिट्यूशंस हमें मिली हैं वैल्यूज़ को कंपेयर करने के बाद। अब इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए हमने इसी इक्वेशन के अंदर पुट कर देना, ठीक है, यानी कि इसको हमने इसके मुताबिक अब हमने इसको सॉल्व करना है नेक्स्ट। सो हैंस द इंटीग्रल ऑफ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 6 कैन बी रिटन एज, को फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि ये जो वैल्यूज़ है हमारे पास, ये जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पे टर्म्स नज़र आ रही हैं आपको, a b c नज़र आ रहा है आपको, इनकी जगह पे हमने इनकी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर लेना है, ये वाली वैल्यूज़ को। तो यहाँ पे जब हम पुट करेंगे तो हमें कौन सी ये वाली वैल्यूज़ मिल जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखें ये जो सबसे पहले तो कॉज इन्वर्स है, ये उधर जाकर कॉज में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। और दूसरी बात ये नीचे इधर टर्म इधर डिवाइड हो रही है, तो उधर जाकर हमने इसको कॉज के साथ क्या कर दिया, मल्टीपल, दोनों ही स्टेप एक ही स्टेप में कर दिए। पीछे हमारे पास क्या फैक्टर ये वाला रह जाएगा, ये वाला ऑटोमेटिक ख़त्म है, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, तो वो हमारे पास ऑटोमेटिक ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। सो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास, देखें ये स्टेप ये कि स्क्वायर रूट को हमने 1/2 की फॉर्म में लिख दिया, बाकी सारा कुछ सेम एज इट इज़ आ जाएगा। ये टर्म इधर माइनस है तो इधर आकर क्या हो गई है, प्लस हो चुकी है, ठीक है। अब देखें, अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये जो टर्म आ रही है, ठीक है, यहाँ पे देखें इसको हमने 1/2 की फॉर्म में कन्वर्ट किया था ना, साथ में हमने कुछ चीज़ें कॉमन ली हैं। अब देखें इस फैक्टर में से हम कौन सी चीज़ कॉमन ले सकते हैं, m² k²/l4 को कॉमन लेंगे तो ये जाकर डेफिनेटली उधर जाकर उसके साथ डिवाइड हो जाएगी, कुछ चीज़ें आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी, उनको ध्यान से देख लीजिएगा। तो इसको जब हम कॉमन लेंगे तो उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो वो हमारे पास क्या रह जाएगा, इस फॉर्म में बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा, ये वाली चीज़ बच जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखें इधर भी वही चीज़ आ रही है, इधर भी वही चीज़ आ रही है, इसको हम दोबारा से कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, ये वाली फॉर्म, यानी कि ये वाला जो फैक्टर है जब बाहर जाएगा तो इसकी जगह पे पीछे 1 रह गया, उसको हमने पहले लिख लिया। और इस फैक्टर में से भी ये टर्म कॉमन ले लिया हमने, तो पीछे क्या रह गया, सिर्फ ये फैक्टर, उसको हमने
दोबारा उसको हमने स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 8। अब इस इक्वेशन नंबर 8 के अंदर ये जो हमारे पास ये जो फैक्टर है ना स्क्वायर रूट वाला, ये किसके बराबर होता है, इसेंट्रिसिटी के बराबर होता है। ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं इसेंट्रिसिटी। और इसी के साथ ये जो हमारे पास जो यहाँ पे जो एम के ओवर एल स्क्वायर ये वाला जो फैक्टर है इसको हम लेट कर लेते हैं सी के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे कुछ मज़ीद हम इसको सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। सो इक्वेशन नंबर 8 बिकम्स, तो इक्वेशन नंबर 8 यानी कि यहाँ पर हमारे पास इसकी जगह पे इसेंट्रिसिटी आ जाएगा, इसकी जगह पे सी आ जाएगा। ठीक है, तो वो हमारे पास कुछ ये वाली फॉर्म बन जाएगी। इसकी इक्वेशन नंबर 9 हम इसको नाम दे देते हैं। यहाँ पे हमें पता है कि यू को स्टार्ट में हमने सब्स्टिट्यूट किया था 1/r के इक्वल, तो वो हमने लिख लिया। तो यहाँ पे हमने ये हमारे पास इसकी फाइनल इक्वेशन आ गई है जिसको हमने इक्वेशन नंबर 10 का नाम दे दिया है, विच इज़ द इक्वेशन ऑफ जनरल कॉनिक वेयर एप्सिलॉन नॉट इज इसेंट्रिसिटी ऑफ कॉनिक विच इज़ अ डेविएशन फ्रॉम सर्कुलर पाथ। यानी कि इसेंट्रिसिटी क्या होती है, ये सर्कुलर पाथ कितना डाइवेट होता है वो इसी की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। उसको मज़ीद हम ऑर्बिट्स की मदद से मज़ीद समझेंगे। सिंस द नेचर ऑफ ऑर्बिट डिपेंड्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रिसिटी अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग स्कीम। सेंट्रिसिटी की वैल्यू के ऊपर ही डिपेंड करता है ऑर्बिट्स जो हैं वो। तो अगर इफ़ सेंट्रिसिटी इज़ ग्रेटर देन, अगर ग्रेटर देन हो तो जो कॉनिक इज़ हाइपरबोला, कॉनिक क्या होगी हमारे पास हाइपरबोलिक शेप में होगी। और इसी तरह जब वो एसेंट्रिसिटी 1 के इक्वल हो तब हमारे पास कॉनिक क्या होगी, पैराबोलिक फॉर्म में होगी। इसी तरह जब हमारे पास एसेंट्रिसिटी 1 से लेस हो बट 0 से ग्रेटर हो तब हमारे पास एलिप्स की फॉर्म में होती है। ठीक है, और जब हमारे पास एसेंट्रिसिटी 0 के बराबर हो तो तब हमारे पास क्या होता है, सर्कल बनता है। ठीक है, यहाँ पे जो ई है ये किसकी वैल्यू हमारे पास इस चीज़ को डोनेट करता है। और इस तरह से हम इसको हम ग्राफिकली भी डोनेट कर सकते हैं। तो ये नीचे भी कुछ थ्योरी लिखी हुई है, इसको भी आप लोग रीड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का लेक्चर सेंटर इन्वर्स स्क्वायर लॉ। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट था ये हमारे पास लेक्चर। उम्मीद करता हूँ इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन की समझ आई होगी सब स्टूडेंट्स को। अगर मज़ीद किसी स्टेप की समझ नहीं आई तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर या फिर सेल नंबर दिया हुआ है, आप लोग वहाँ से भी आप मुझसे व्हाट्सएप पर के ऊपर कांटेक्ट करके रब्ता करके पूछ सकते हैं। तो ये इसको आप स्क्रीनशॉट की मदद से भी अपने पास सेव कर सकते हैं। बेहतर यही है कि बाई हैंड लिखा करें ताकि लेक्चर की अच्छे से समझ आ जाए। सो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम केपलर्स लॉ को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।